हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को आपके चैप्टर नंबर 4 एयर ज्योग्राफी की बुक से। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर्स को। हमने इसका फर्स्ट आंसर कर लिया था, सेकंड वाला भी कर लिया था जिसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। एंड अब हम थर्ड से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर उसमें मैं सारा का सारा इसको कवर करवाती तो शायद वो ज्यादा लंबी हो जाती वीडियो, ठीक है। सो हमने दो पार्ट में क्वेश्चन आंसर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो थर्ड वाला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल बढ़िया सा आंसर आ जाता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर, और ये है हमारा अर्थ, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना बहुत खराब ड्राइंग है। तो अर्थ के जस्ट ऊपर हमारा ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है ओजोन लेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस, थर्मोस, फिर एक्सोस आ जाता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फेयर हमारा एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर बादल नहीं होते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या है, हमारे सारे के सारे विमान उड़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बादल नहीं होते हैं। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो हम इस वाले इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर के पास देखिए कितने सारे बादल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आ जाता है फोर्थ वाला, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो एयर डेंस होती रहती है। एयर क्या होती है, डेंस होती रहती है, गाढ़ी होती रहती है, जहां पे हमें डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। समझ लीजिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ के अंदर, अर्थ के जितना आप अंदर जाएंगे उतना गर्मी रहेगी। अर्थ के इस तरफ क्या है, गर्मी रहेगी। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वहां पे हमें एयर की काफी कमी होती रहेगी। एयर, ऑक्सीजन सब कुछ कम होता रहेगा, हमें डिफिकल्टी होगी, शॉर्टेज होगी ब्रीदिंग में, ठीक है। सो डिक्रीज होता रहता है टेम्परेचर भी कह रही हूं मैं, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ठंडा भी होता जाता है, साथ ही साथ प्रेशर भी डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। और हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड। तो प्रेसिपिटेशन को ऑब्वियसली हम कहेंगे रेन, ठीक है। रेन, ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन को हम रेन बोलते हैं। जब हमारा कलेक्शन हो जाता है वाटर, जब वाटर कलेक्ट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है, ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है वो ड्रॉपलेट, फिर वो बादल का फॉर्म ले लेता है। और बादल जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं पाते, तब वो बारिश का फॉर्म लेके नीचे आते हैं। तो ऑब्वियसली रेन विल बी दी राइट आंसर, और ये हमारे सारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको रीचेक कर लीजिए। एंड अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मैच द फॉलोइंग की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत मजा आता है करने में। तो ट्रेड विंड्स किसको बोला गया है, ट्रेड विंड्स ऑब्वियसली परमानेंट विंड को बोला जाता है, ठीक है। ट्रेड विंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके अगर लगाने जाऊंगी तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी समझने में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है। ट्रेड विंड का आंसर होगा परमानेंट विंड। हमने पढ़ा था ना, विंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लोकल विंड, सीजनल विंड, परमानेंट विंड। तो उसके अंदर बोला था ना, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो विंड जाती है, ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट, उसे ट्रेडिंग विंड बोला जाता है। उसका दूसरा नाम ट्रेडिंग विंड भी होता है। तो उसका आंसर ये होगा लू का भी देखते हैं, इनकमिंग सोलर एनर्जी नहीं, यहां पे लू को बोला जाएगा लोकल विंड। इसका सेकंड वाले का मैं यहां पे डाल देती हूं, लू का आंसर होगा लोकल विंड। लू को लोकल विंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक लोकल विंड ही है, मतलब कि बहुत कम वक्त के लिए एक जगह पर आती है और फिर वहां से चली जाती है। लू सबसे ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स पे घूमती फिरती है, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जगह पे लू बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, इवन राजस्थान में भी आती है, ठीक है। सो 1-2 दिन के लिए या 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए जो विंड लोकली आकर चली जाती है, बिल्कुल नोमैड्स की तरह, खाना बदोशों की तरह, उसको लोकल विंड बोला जाता है, और लू इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। मॉनसून का देखते हैं, मॉनसून का क्या होगा, मॉनसून का यहाँ पे देखते हैं, सीजनल विंड, इनकमिंग सोलर एनर्जी, यहाँ पे तो और ऑप्शंस नहीं है। तो बेसिकली सीजनल विंड का एग्जाम्पल मॉनसून विंड आ जाएगा। देखिए
मॉनसून एग्जाम्पल सीजनल विंड का इसलिए है क्योंकि सीजनल विंड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी विंड जो 2 सीजन के बीच में आके चली जाती हैं उन्हें सीजनल विंड बोला जाता है। जैसे समर और विंटर्स के बीच में अचानक से मॉनसून आ जाता है और आने के बाद बारिश वारिश करके फिर कहीं और चला जाता है, तो इसीलिए मॉनसून इंडिया के अंदर इसका उदाहरण माना जाएगा। फिर आ जाता है विंड। विंड को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर। तो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर इसका विंड आ जाएगा। ऑब्वियसली एयर के अंदर जो ऐसे ऐसे करके तो नहीं घूमती है ना विंड तो ऐसे करके घूमती है। सो हॉरिजॉन्टली ये होता है, वर्टिकली ये होता है। सो हॉरिजॉन्टली एयर का जो मूवमेंट होता है उसको आप विंड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो विंड का 4th वाला होगा एंड सी वाला इसका आंसर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एंड देन हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअली हमने सारे ही कर लिया, हमें पता भी नहीं चला, सारे कर लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे कर लिया। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। ट्रेड विंड का क्या होगा? ट्रेड विंड का होगा हमारा परमानेंट विंड वाला होगा हमारा ट्रेड विंड का आंसर। लू का क्या होगा? लू का हमारा लोकल विंड होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सेकंड हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये एफ है, ठीक है। मैं एफ जी एच ऐसे करके लिख देती हूँ। और फर्स्ट वाले का ई होगा, ठीक है। मॉनसून, थर्ड वाले का मॉनसून, ओके। थर्ड वाला हमारा बी वाला था, इसका बी आ जाएगा। विंड वाला जो हमारा 4th है, तो 4th वाला हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए, देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। गिव रीजंस। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। एक गर्मी वाली दिन होता है जिसके अंदर हवा जो चल रही होती है उसके अंदर एक नमी होती है, ठीक है। एक नमी होती है जो हमें काफी ज्यादा इरिटेट कर देती है। तो उस वक्त पे जब हमें बहुत ज्यादा पसीने आते हैं तो वो हमारे क्या है, सूख भी नहीं पाता वो कपड़े, ठीक है। पसीने की वजह से वो कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं जल्दी, ठीक है। तो जो एक तरीके से पूरे गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ्स होते हैं, वो ह्यूमिडिटी वाले डे पे इतना टाइम क्यों लेते हैं सूखने में? ऑब्वियसली इसलिए टाइम लेते हैं क्योंकि जो हवा है उसके अंदर नमी रहती है। वो हवा, सूखी हवा चल रही होती है तो कपड़ों को झट से सुखा के चली जाती है, लेकिन उस हवा में नमी रहती है, इस वजह से वेट क्लोथ्स जल्दी नहीं सूख पाते हैं, ठीक है। ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर। हवा के अंदर बहुत सारा पानी रहता है। हेंस इवेपोरेशन इज वेरी स्लो। दिस इज द रीजन व्हाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया आंसर क्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। तो ऐसा क्यों होता है कि जो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो तपती गर्मी वाली हीट होती है, वो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच भी नहीं करती है। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ रेडिएशन कम क्यों रहता है? क्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल इतनी ज्यादा ठंडी जगह है? वो इसलिए क्योंकि जो सन की जो हीट है वो उधर तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। सो इंसोलेशन कम्स थ्रू वर्टिकल रेज, बिल्कुल वर्टिकली आती है। दस इट कवर्स अप लेस स्पेस बट वी फील मोर हीट देयर व्हेन इट गोज अप फ्रॉम टेक लॉन्गर टाइम। सॉरी, ये पीछे हो गया, यहाँ पे हम लोग थे। इट गोज अप फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल द सन रेज बिकम्स स्लैंटिंग। तो ऑब्वियसली हम इस उदाहरण से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये हमारा अर्थ है और ये समझ लीजिए सन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाता है। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ रोशनी ही नहीं पड़ती है धूप की, एक तरीके से सन की कोई रेडिएशन ही नहीं आती है। इस वजह से इट इज अनटच्ड प्लेस, इट इज अनटच्ड एरिया, और वहां पे हमेशा हमेशा सर्दी ही रहती है और बिल्कुल भी वहां पे रेडिएशन नहीं आती है, धूप नहीं आती है, ठीक है। तो इस वजह से देखिए अर्थ इस तरीके से रोटेट होता रहता है, ठीक है। अर्थ जितना भी रोटेट हो ले, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहीं पे इंटैक्ट रहते हैं। वो कितना भी रोटेट हो ले, उस जगह पे किसी भी तरीके से सन की रेज पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो इसे इंसोलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जगह पे धूप की रेज पहुंचेंगी, धूप पहुंचेगी, सन की रेज पहुंचेगी, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इट विल बी अनटच्ड,
मतलब कि वहां पे थोड़ी सी भी रेज नहीं जाएगी। इसी प्रोसेस को इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, नीडलेस टू से दैट स्लैंटिंग रेज कम्स ऑन द अर्थ कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंस। ऑल्दो द स्लैंटिंग रेज हीट अप मोर स्पेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज फेल्ट लेस। दिस इज द रीजन व्हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो ऑब्वियसली इक्वेटर जो हमारे यहाँ पे बीच, यहाँ पे जो सेंटर होता है इक्वेटर, इस जगह पे हमारी धूप अच्छी खासी आती है, यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है क्योंकि ये जो जगह है ये काफी ज्यादा आगे हो रखा है, इस जगह को काफी ज्यादा आगे कर रखा है। ठीक है, सो जितना भी बीच का एरिया होगा, इक्वेटर एरिया होगा, काफी ज्यादा गर्माहट पहुंचती है वहां पे। ठीक है, लेकिन जितना इस जगह पे एरिया होगा वहां पे गर्माहट कम पहुंचेगी। और यहाँ पे जो एरिया है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहाँ पे बिल्कुल भी सनरेज नहीं पहुंचती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ साथ और भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं पहुंचती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सन ऐसे करके हमें धूप देता है और अर्थ रोटेट करता रहता है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं आप, ये चीज आ गया, ये है हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर आ जाता है। तो ये चीज देख रहे हैं, ये चीज बेंट ज्यादा आगे है, तो यहाँ पे जैसे ही रोटेट करता है, यहाँ के सारे स्टेट कंट्री के अंदर थोड़ी धूप ज्यादा रहती है। एंड इवन अफ्रीका तो इक्वेटर के ऊपर या नीचे ही पड़ता है, मतलब उसी पार्ट पे पड़ता है अफ्रीका। तो अफ्रीका बेसिकली गर्म जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, वहां के लोग इसी वजह से काफी ज्यादा काले रहते हैं, उनका कलर काफी ज्यादा फेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बिल्कुल रोशनी पड़ ही नहीं पाती है, वर्टिकली रोशनी, हॉरिजॉन्टली रोशनी पड़ पाती है। तो इन जगहों पे इट स्टेज इंटैक्ट, वहां पे हमेशा बर्फ की बर्फ ही रहती है, वहां पे रोशनी नहीं पड़ पाती है। बाकी यहाँ पे और भी ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं पड़ पाता है, और उसके पास वाले स्टेट्स या कंट्रीज के अंदर भी रोशनी नहीं पड़ पाती है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर एंड आइसबर्ग रहते हैं, ठंडी जगह मानी जाती है। ठीक है, सो इसी के तहत हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। फिर से मिलेंगे विद अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।